अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं मोहम्मद यासिर। जनाब, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवाले से गुफ्तगू की जाती है और चाहे मौसम के हवाले से हो, मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से हो या दीगर मामलात हों। मौसम से इब्तिदा इसलिए हुई कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हर तरफ एक ही बात हो रही है कि शायद किसी तूफ़ान ने रुख कर लिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तूफ़ान के बारे में क्यों इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद हो चुके हैं कि हर शख्स इसके बारे में बात कर रहा है कि शायद कोई तूफ़ान आ रहा है। लेकिन जो पहले तूफ़ान आकर गुज़र गए, क्या उसके बारे में कुछ सोचा या उससे जो नुकसानात हुए? वो ज़ाहिर है बारिशों की शक्ल में तो कम आए, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर दौर में हमारे ऊपर ये तूफ़ान आते रहे और अब इसके ऊपर ज़्यादा क्या कहा जाए। तो बहरहाल अब ये लोगों के लिए इस वक्त सबसे अच्छा एक वो बन चुका है। हर शख्स मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पैगामात भेज रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं पूरी दुनिया में। इसीलिए हम पहचाने जाते हैं, हमारी शनाख्त है कि दुनिया का कोई भी मामला हो उसके ऊपर हम बेहतरीन राय जो है वो दे सकते हैं और बेहतरीन तबसरा और तज्ज़िया कर सकते हैं। इसी तरह इस वक्त 24 करोड़ जो है वो मौसम के बेहतरीन तज्ज़ियाकार आपको नज़र आएंगे। जिस शख्स से आप पूछेंगे वो आपको बता देगा ये तूफ़ान कहाँ से इसने जन्म लिया, कहाँ से इसका रुख मोड़ा गया, कहाँ से ये पहुँचा है, किस तरह ये टकराएगा और क्या होगा और नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, बारिशें कितनी एक्सपेक्टेड हैं, ये सब आपको हर शख्स इस वक्त बताने के लिए तैयार है। और अभी भी अगर हम ख़ुद भी रब्ता करें अगर किसी से टेलीफोन कॉल के ज़रिए, वो आपको बड़ा एक तवील लेक्चर इसके ऊपर दे सकता है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे उसका ताल्लुक़ सियासत से हो, चाहे खेल से हो या किसी भी शोबे से हो, उसके बारे में आपको बड़ा लंबा लेक्चर सरासल जो है वो दे सकता है तूफ़ान के बारे में। तो ये बहसीत ये जो यहाँ पर एक मजमुआ इस खित्ते में आबाद है ममलिकत खुदादाद में, ये हमारा तरीका है, रवैया है। तो ये मुख्तलिफ़ पैगामात हम तक भी पहुँच रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और बहसीत ये जो जैसे मैंने कहा कि मजमुआ हमारा है, यहाँ पे ये जो हुजूम है, ये एक समझ लें कि इनकी एक फ़ितरत में ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि हर चीज़ का तमस्खुर उड़ाना है, उसका मजाक बनाना है और उसके ऊपर रायज़नी करनी है, मीम्स बनाने और न जाना क्या कुछ हो रहा है। ये मीम्स तो जो लफ्ज़ है कुछ लोगों के लिए शायद नया हो, लेकिन ये बच्चे आजकल जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको यकीनन इस बारे में इल्म होगा ये क्या है। तो ये मजाक उड़ाना ही है। तो इसमें इतना मशगूल हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि मैं जिन्हें शायद पढ़ा लिखा कहता था या समझता था, वो भी एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वॉइस नोट्स कि उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि किस शिद्दत के साथ वो टकराएगा, क्या तबाही होगी। ये खुदा का वास्ता ये काम तर्क करें, ये आपके करने की काम नहीं है। एक बात और सुन लीजिए कि चंद एक मैसेजेस ऐसे आए जो पहुंचाए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके बारे में पता लगाया गया कि वो पड़ोसी मुल्क से बनाकर भेजे जा रहा है और यहाँ पे लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे एक माशरे के अंदर एक पैनिक सा नज़र आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को खुदा तर्क करें, ये अपने आप को महदूद करें, इन फजूलियात से दूर रखें। ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह के तूफ़ान इस मौसम में समंदर के अंदर आते हैं। 1000 नहीं 1 लाख इस तरह माजी में तूफ़ान जो हैं वो समंदर में इन अयाम में आते हैं और मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असरअंदाज होते हैं। तो इस काम को रहने देते हैं, किसी और मामले के ऊपर अपनी राय ज़रूर दें, एक दूसरे को पैगाम भेजें। कोई अच्छी बात हो वो भी पहुंचाने से पहले एक दफ़ा तस्दीक ज़रूर कर लें, किसी से पूछ लें, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। यही इंटरनेट है, इसके अंदर बहुत सारी आसानियां हैं, उसके अंदर से कोशिश करें पहले उसके बारे में पढ़ें और फिर एक दूसरे को वो फॉरवर्ड करें। तो खुदारा आज सबसे पहला काम ये करें कि जो तूफ़ान और बारिशों के हवाले से एक दूसरे को पेशगोइयाँ कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस भेज रहे हैं, ये नाम नहाद जो मौसम के एक्सपर्ट बने हुए हैं, इनसे खुदारा अपने आप को दूर रखें और कतई एक दूसरे को ना करें कि हमारे पास कोई वॉइस नोट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि शिद्दत कितनी है, कहाँ से मोड़ रहा है और मैप्स उल्टे सीधे बनाकर सेटेलाइट की गज़ब खुदा का ये देखिए कि सेटेलाइट की तस्वीरें
गूगल से उठा उठा के एक दूसरे को भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि ये निशान है, इस निशान को तूफान फॉलो कर रहा है। क्या इन लोगों के लिए कहा जाए या क्या इसके ऊपर तबसरा किया जाए? बहरहाल कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, इससे भी अहम मामला और मौजू है। ये जो सारा मामला है ना, ये नफ्सियात का है। ये बहसियत ये जो हुजूम यहाँ पर एक लगा हुआ है, इसकी नफ्सियात है। ये इस तरह की ख़बरें एक दूसरे तक पहुँचाना, और ये क्यों हो रहा है ये भी ज़रा समझ लीजिए। आज मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं, तफसील से इस बारे में बताएंगे कि ये क्यों हम लोगों की ये फितरत में चीज़ शामिल हो चुकी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर शफीक यासीन साहब, बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक पोर्टफोलियो है। आप MBBS हैं, इसके अलावा आपने ऑस्ट्रेलिया से भी अपनी तालीम हासिल की, न्यूजीलैंड से भी, और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ट्रैवल भी किया है। इस हवाले से डायरेक्टर और कंसल्टेंट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के। उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए और आपकी बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत है, और मेरा ये ख्याल है कि आपको यहाँ पे एक दिन छोड़ के कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर वैस भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी ताल्लुक़ यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से है, आप वहाँ के मामलात भी देखते हैं, इंतज़ामी और दीगर मामलात भी देखते हैं। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर वैस। डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी लंबी इब्तिदा में एक तमहीद बांधी है, इंट्रोडक्शन एक दिया है, और उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि ये जो सारे मामलात हैं जिसका भी मैंने तज़किरा किया, ये इंसान की नफ्सियात से जुड़े हैं। अब हम लोगों की ये नफ्सियात बन चुकी है। आप देखें ये बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है सोसाइटी के ऊपर। मैं चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करें। ये मसला है क्या? ये कैसे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कोई चीज़ जो पैनिक क्रिएट करती है, हमें उससे दूर रहने की ज़रूरत है। हम जानते बूझते ऐसी ख़बरों को, ऐसे लोगों की बातों को, ऐसे मैसेजेस को, ऐसे ट्रेंड्स को खुद सेट भी कर रहे हैं और उसको हम आगे भी शेयर कर रहे हैं। ज़रा बताइएगा इस बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आई थिंक कि ये तो बहुत बड़ा मसला है, एंड आई थिंक हमारी नेशन के साथ है। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि हम लोग जब बचपन से अपने बच्चों को देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट हो, एकेडमिकली आगे जाएं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, तो IQ के हवाले से हम उन पे काफ़ी काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक सोशल इंटेलिजेंस है या इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस के भी डिफरेंट टाइप है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे काम होता है एट होम और इवन स्कूल लेवल्स पे। तो सोशली हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, रिश्तेदारों में, नेबर्स के साथ, जहाँ आप कम्युनिटी में एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, अपने सेम एज ग्रुप में, अपने से छोटे, अपने से बड़े, ये जो है ना तालीम जिसे हम समझते हैं आती थी घर से और हमें बड़े बूढ़े समझाते थे और आगे दी जाती थी, इसका जो है ना वो इस पर कमी आती जा रही है मेरे ख्याल में। और इमोशनल इंटेलिजेंस भी जो है, जितना ज़्यादा स्मार्टफोन्स और मीडिया पे यंगस्टर्स इंगेज होते जा रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन जो है मशीन के साथ इंसान का हो रहा है, तो वो इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस की भी कमी आती जा रही है। एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी है जो बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो आई क्वेश्चन कि क्या ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, क्या वो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें फैलाएं तो शायद वो लगें कि उनमें इम्पोर्टेंस है। अब सिर्फ बात वेदर की नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ हर दूसरा इंसान इंजीनियर भी बना हुआ है, डॉक्टर भी बना हुआ है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, और शायद ये बात पिछले प्रोग्राम में भी थोड़ी सी टच की गई थी, तो वो बेसिकली फार्मासिस्ट के पास जाते हैं या फार्मेसी से चेक करते हैं कौन सी दवाई ले लेनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं, जिन लोगों से पूछ सकते हैं पूछ पाछ के कोई दवाई ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब मसला बिल्कुल ख़राब हो चुका, हाथ से निकल चुका होता है, तो वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हर लेवल पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जी, और बहुत ही हाइपोथेटिकल और एविडेंस बेस्ड नहीं होते, चेक नहीं करते कि क्या चीज़ सही है और गलत है, और इस पे फिर वो फिज़िकल हेल्थ को भी अपने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप बात कर रहे थे स्टिंग की, और किस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं और किस तरह किडनी इफेक्ट्स हो रही हैं और किस तरह जो है ना फिज़िकल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो बेसिकली बात तो यही है ना कि हम लोग सोच समझ के नहीं कर रहे चीज़ें, ये नहीं समझते कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे,
हमारी रिलेशनशिप्स पे, Yes, हमारी yes. फंक्शनिंग पे। एग्जैक्टली। और अगर ये चीज़ें समझी जाएं, सोची जाएं, कि मैं बाहर बहुत अरसे रहा हूँ जी, और मैंने जी। वहाँ में और यहाँ में बहुत बड़ा फ़र्क देखा है। Right, right. वहाँ पे जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसको बहुत समझदारी होती है, इन चीज़ों में समझदार होता है, उसको इंडिपेंडेंट भी ज़्यादा जल्दी कर दिया जाता है। Yes. और वो देखता है, समझता है, और इंडिपेंडेंट होते हुए कई बेहतर फैसले कर लेता है बाद में जाके, मेच्योर भी ठीक। जल्दी हो जाता है। यस, यस। हम बेसिकली, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम अपने बच्चों को कह सकें कि भाई आप 14-15 साल के हैं तो क्या इंडिपेंडेंटली आप कहीं काम कर सकते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल में 25-26 साल का लड़का भी कई दफ़ा नहीं इंडिपेंडेंटली जी, काम कर सकता। जी, बिल्कुल। ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे पास जो आए, उनकी पहली शादी हुई कम्प्लीटली फेलियर थी, इसलिए कि दे डिड नॉट रियलाइज़ कि एक रिलेशनशिप वाइफ के साथ, फर्स्ट मैरिज के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस होनी Yes, चाहिए, किस yes. तरह से चलनी चाहिए। तो आई थिंक रेंज ऑफ इश्यूज हैं जो कि आई थिंक एजुकेशन के साथ डील किए जा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ। इस तरह के फोरम पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं और लोगों को भी चाहिए कि एविडेंस बेस्ड चीज़ों को सुने और समझें, Right, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत जगह से मिलेगी और बिल्कुल कई सही है। तरीके की मिलेगी, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन क्या वो सही इंफॉर्मेशन है, इसको समझना बड़ा ये ज़रूरी है। फिल्टर आपको खुद करना खुद करना पड़ेगा है, इसको, बिल्कुल। बिल्कुल इसको सोचना पड़ेगा आपको इसके ऊपर कि आया जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है या पहुंचाई गई है। अब तो ये भी एक सिलसिला शुरू हो गया है कि जो हम तक पहुंचाई जाती है वो ट्रेंड सेट किए जाते हैं और हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट हमारी सोसाइटी के अंदर है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा इस बारे में बात हो जाए कि ट्रीटमेंट की कितनी ज़रूरत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हम जो ट्रीटमेंट है या तो उससे भागते हैं या कोशिश करते हैं कुछ सेल्फ मेडिकेशन करने। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ज़्यादातर जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ही हैं जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, ये सब कुछ नज़र आ रही है। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये करवानी तो हमें बहरहाल पड़ेगी, हम इससे क्यों दूर होते जा रहे हैं, ये ज़रा फरमाएं। असल में देखें, हालात जो इस टाइम चल रहे हैं ना, हर बंदा नेगेटिविटी को प्रमोट करता है जी। इस बात के ऊपर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर कोई बात किसी को समझाई जाए तो उनके नज़दीक जो वो बात कर रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वो 100% ठीक है। जी। जब हम किसी एक चीज़ के ऊपर 100% चले जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ही ठीक है, तो वो फिर मेंटली डिसऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं। और हम यही चीज़ें जो हैं वो एनालाइज ही नहीं कर पा रहे होते लाइफ के अंदर कि हम जो कह रहे हैं कि वो 100% ठीक है, ये चीज़ें हमारे जहन में भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। फिर जो बाहर के आजकल के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपने मौसम पे बात की, या हम कोई भी आजकल जो करंटली अभी सीज़न चल रहा है, ये जो मंडी वगैरह का जो चल रहा है एनिमल प्रॉन्स का, यहाँ पर भी कुछ मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इस तरफ ना जाएं, आप ये ना करें, वो ना करें। देखें, हर जगह पे आप कहीं भी देख लें, इस तरह की चीज़ें आपको हर जगह पे मिलेंगी। ऐसा ही है। लेकिन हम लोग नेगेटिविटी को प्रमोट बहुत तेज़ी से करते हैं। आप कहीं पॉजिटिविटी को देखें, आप उसे प्रमोट करें, उससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो प्रमोट आप जिस चीज़ को कर रहे हैं उन लोगों को भी अवेयरनेस फ़ायदा उसमें चलेगी। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि हम हर नेगेटिविटी वाली चीज़ को सबसे पहले प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इन्हीं चीज़ों की प्रमोशन है कि चीज़ कुछ नहीं होती और वो वहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर आजकल वो एक मैसेज चलता है और वो हर ग्रुप्स के अंदर हर जगह पे वो नेगेटिविटी फैल जाती है। और मेंटली तौर पे जब हम इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हमारे जहन में भी नहीं होता कि हम जो बात कर रहे हैं कि उससे नुकसानात कितने हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि जो हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल के अंदर, हम लोग की अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट हमारे पास हैं, डॉक्टर शफीक देख रहे हैं, डॉक्टर हारिस होते हैं हमारे पास, मैं खुद देख रहा होता हूँ इन सारी चीज़ों को। हमारा जो मेन मोटिव जो होता है वो होता भी यही है कि पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं हमने उनको ट्रीट किस तरीके से करना है। ठीक है। बाजुकात लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मेंटली तौर पे डिसऑर्डर है लेकिन उनको नहीं पता, उनको स्पीच से समझाया जा सकता है कि आप इस तरीके से नहीं, अपनी लाइफस्टाइल ऐसे चेंज कर लें। ठीक है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मेडिकेशंस के जरिए उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आजकल का जो इन्वायरमेंट चल रहा है, उस इन्वायरमेंट के अंदर हर तरफ आप देखें नेगेटिविटी है। आप ट्रैफिक सिग्नल पे देख लें, 2 मिनट सिग्नल बंद है, 2 मिनट वेट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। 2 मिनट पहले निकलेंगे, गाड़ी टच हो जाएगी, 1 घंटा लड़ लेंगे खड़े, लेकिन 2 मिनट के लिए वेट नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मेंटली तौर पे जाहिर सी हर बंदा
मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, जहाँ पे आप देख लें ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये जाहिर सी बात है मेंटली तौर पे बंदा डिस्टर्ब रहता है। और अभी ये सब कुछ नजर आएगा नजर आ रही हैं चीजें, आप थोड़ा सा भी बाहर निकल के देखें, हर बंदे का एक ही मेंटली है कि लड़ना है बस। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे बस हर बंदा तैयार घूम रहा है कि हल्की सी बात करें और हम फिर वो सारी बट चीजें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि ये क्योरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ये सारी अब ये जो साइकियाट्रिस्ट हैं, ये जो कंसल्टेंट हैं, ये करते क्या हैं ज़रा ये सुनिएगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी मैंने देखी, बहुत बड़ी इसमें कंपनी दिखाई गई। उन्होंने अपने टर्नओवर्स को बढ़ाने के लिए एक डॉक्टर को, एक कंसल्टेंट को, एक साइकियाट्रिस्ट को हायर किया। उन्होंने पूरी टीम को बिठाकर एक लेक्चर दिया और आप यकीन करें कि उनके सोचने का बिल्कुल तरीका चेंज हो गया और उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया। तो वो जब उनसे वो मीडिया ने क्वेश्चन किया कि आपने कितना इन्वेस्ट किया इतना बड़ा टर्नओवर को अचीव करने के लिए, टारगेट को मीट करने के लिए, उन्होंने कहा मैंने सिर्फ एक कंसल्टेंट की फीस मैंने पे की, छोटी सी, जो कि चंद $1000 में थी, और उसका नतीजा ये निकला कि मैंने उससे बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर कमाए। ये थी मेरी स्मार्ट मूव। तो इतना इफेक्टिव हो सकता है, ये मुझे उस दिन पता चला कि हमारे यहाँ जिसको ये अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, वो इतना इफेक्टिव हो सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि इंसान के सोचने का, ये ग्रुप का, एक टीम का जिसको टारगेट दो, उसको एक साथ अगर वो ट्रीट किया जाए तो वो इतने बड़े बड़े टारगेट्स भी अचीव कर सकती है? डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए, आप तो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल टारगेट्स की। बात ये है कि अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, और अगर साइकोथेरेपी इज़ वन वे ऑफ चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग, तो अगर आपकी सोच पॉजिटिविटी की तरफ आती है तो आपके ऑटोमेटिकली इमोशंस पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, आपके परसेप्शन पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होता है, एंड हेंस आपका आउटकम बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव होता है। तो होता ये है कि जब आप वैसे नेगेटिव सोच रहे होते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे रिलेशनशिप के हवाले से हो, चाहे वो अपने हवाले से हो, तो फिर आपका आउटकम पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इट हैज़ अ डोमिनो इफेक्ट, Right, रिपल right. इफेक्ट है। तो जहाँ आप बात कर रहे हैं उस कंपनी की, तो डेफिनेटली आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ दैट मूवी, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने डेफिनेटली उनकी परसेप्शन को पॉजिटिविटी की तरफ ले गए, उन्होंने सोच को, तो उन्होंने एक मकसद की बात की होगी कि वी नीड टू अचीव दिस, जी। एंड उसको अचीव करने के लिए उनको होप्स दिए होंगे, पॉजिटिव होप्स दिए होंगे, Yes. एक्सपेक्टेशंस दी होंगी और मोटिवेशन दी होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिल्कुल। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट लाइफ में भी है, क्योंकि जब आप मोटिवेटेड होंगे, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिव आप करेंगे भी बिहेव, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। बिल्कुल ठीक है। और बात वही है ना, अभी थोड़ी देर पहले ओवेस भी कह रहे थे, हम बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं। आई थिंक पार्टली इसकी वजह ये भी है कि हमारी नेशन में डिप्रेशन जाता घुसता जा रहा है। आई थिंक एक, और उससे पहले आपने जब बात की बहुत से तूफान आए और चले गए, तो देखें तो इकोनॉमिकल तूफान है, पॉलिटिकल तूफान Exactly. है सारे। और जब से पाकिस्तान 1947 में बना है, इट्स स्टिल वेरी यंग, इट्स अ यंग कंट्री, लेकिन हमने कुछ ही डिकेड्स में इतने ज़्यादा इश्यूज, ट्रॉमा देख लिए हैं जी। कि बहुत सी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है, आ गई हैं। और उसको हमें पॉजिटिविटी की तरफ चेंज करना है। राइट। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो मजीद नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। राइट। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ आजकल, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हाई होती जा रही हैं। ये जो हैव और हैव नॉट्स का जो चक्कर है ना, इसकी वजह से भी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है, और इस गैप की वजह से लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, इसको तो सक्सेस हमारे यहाँ समझा जा रहा है कि एक नई गाड़ी, एक नया मोबाइल फ़ोन, एक LCD, एक LED, ये सब अचीवमेंट्स है। इसको अचीव करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्यों है? ये जो माइंडसेट है, इसको कैसे चेंज किया जाए, और फिर ये कि इस चीज़ को कैसे रियलाइज़ करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू मुझे नज़र आता है जो पूरी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रहा है। कैसे इसको ठीक किया जाए, ये ज़रा फरमाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम वैसे देखें हिस्ट्री में, तो जो सक्सेसफुल पीपल हम मानते हैं जिनको, और जिनको याद करते हैं अच्छे लफ्ज़ों में, यस। उनके पास बहुत शायद बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, या फिर बहुत अमीर नहीं थे, या बैंक बैलेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट दे हैव डन समथिंग इन पास्ट जो उन्होंने अचीव किया, और जो अपने मकसद में पूरे हुए, और उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया, यस। लोगों के लिए।
और जिन्होंने लोगों को खुशियाँ दी हैं, लोगों के लिए कुछ किया है, उनको याद भी किया जाता है, रखा जाता है, चाहे वो किसी साइंस की डिस्कवरी हो, चाहे वो मुल्क को इंडिपेंडेंस दिलाना हो, चाहे वो ईदी ऐसा बंदा हो जो शायद एक दो जोड़े पे रहा और एक स्लीपर थी उसके पास और वो सादा ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन अब हम ईदी को याद करते हैं कि उसने बहुत कुछ हमारे लिए किया। तो बात यह है कि ना उसके पास इतना पैसा था, वो होता भी था तो जहाँ से आता था वहाँ लगाता था। तो बात मकसद की है, एंड इफ़ यू हैव अ पर्पस इन लाइफ और उस पर्पस पे आप अड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं अच्छी नीयत से, अच्छे दिल से कि आप उस मकसद को पूरा करें, तो आपका दिल भी खुश होता है और बहुत से लोगों को आप खुश करते हैं। और यही तरीका है आपके सक्सेस का। आई थिंक अ सक्सेसफुल पर्सन इज़ कि वो जब मरने से पहले पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको ये रिग्रेट्स नहीं होंगे कि मैंने अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी थी। बिल्कुल ठीक। चाहे आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हों अकाउंट में, लेकिन कितने इतने लोग हैं जो, मेरा फादर ही कहा करते थे, ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट टू, कि तुम्हें पता है जो फोर्ड कंपनी का मालिक है अमेरिका में, ट्रकों में भर के पैसा आता है उसके पास, लेकिन उसके पास दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसको रात को नींद नहीं आती, वो रात को नींद की गोली खा के सोता है। दूसरा, वो सूप के अलावा कुछ खा नहीं सकता, इसलिए उसे डॉक्टर ने मना किया है कि यू कांट ईट एनीथिंग अदर देन सूप। तो कहते हैं जो इंसान अच्छा खा नहीं सकता और इंजॉय नहीं कर सकता, जिसको अच्छी नींद नहीं आ सकती, तो उसको इतने पैसों से क्या खुशी मिलेगी? क्या खुशी मिलेगी? exactly. हम क्या ये समझते हैं कि हमारे पास जो ये सेहत है, हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हमें सबसे दिया बड़ी है, नेमत सबसे बड़ी नेमत exactly. है। और जब वो चली आती है तो फिर आपको कोई पैसा आपके किसी काम का नहीं आता। तो बेसिकली तो हमें बेसिस पे आके देखना है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और आपने बात वही की थी कि हमारे एक्सपेक्टेशंस क्यों इतने हाई हो गए हैं कि हम शॉर्टकट में इतनी जल्दी में गाड़ियाँ भी आ जाएँ, बड़ा घर भी आ जाए। देयर वाज अ टाइम व्हेन लोग समझते थे कि 10, 15, 20 साल लगेंगे तो आप एक डिग्री लेंगे, तो फिर उसके बाद आप काम करेंगे, ग्रेजुअली आप बिल्ड करेंगे अपने अमाउंट को और फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और दूसरों को। लेकिन वो अब ऐसा सोचे नहीं रही हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ऐसा ही है जी। डॉक्टर बेस, हॉस्पिटल का नाम जैसे ही हम लोग सुनते हैं ना, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में लोग, उनको बहुत सारे टेस्ट और एक डॉक्टर से दूसरे कंसल्टेंट और उसके बाद फिर तीसरे, ये ख्याल आता है। ये आपके हॉस्पिटल में कैसे यूनिट्स बने हुए हैं, ट्रीटमेंट का क्या तरीक़ाकार है? और ख़ासतौर पे वो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जब हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको छेड़ दिया था, वो ड्रग एडिक्शन के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने कॉल करके ये पूछा कि क्या यहाँ पर ऐसे लोगों की भी ट्रीटमेंट होती है जो ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हों। अब उसमें कुछ लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मैंने जो उनसे समझने की कोशिश की कि बहुत जो कम उम्र बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जा रही है, हर किस्म का नशा इस्तेमाल कर। अच्छा, मैं नाम भी इसलिए नहीं लेता कि लोग शायद उसका नाम जिन्होंने नहीं सुना, शायद वो उसको भी फिर जो है वो चेस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करते हैं, जैसे मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं और बड़े हैवी हम टेस्ट करवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग, तो बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही होती। हम लोग मेंटली तौर पर पेशेंट्स को पहले देखते हैं कि ड्रग एडिक्शन का है या मेंटली डिसऑर्डर है। अगर मेंटली डिसऑर्डर का है तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, साइकोथेरेपी भी होती है, मेडिकेशन से किया जाता है ट्रीटमेंट, इंजेक्टेबल्स कुछ लग रहे होते हैं। तो ये प्रॉपरली हम लोग एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास ड्रग एडिक्शंस के जो पेशेंट्स होते हैं, जो ड्रग्स के होते हैं, उनका ट्रीटमेंट बड़ा इजी है कि उसमें मेडिकेशंस भी उनको दी जा रही होती है, इंजेक्टेबल भी उनको दिया जा रहा होता है, और साथ के साथ उनकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। मोटिवेशन तौर पे भी हम उन्हें लेके चलते हैं कि आगे ज़िंदगी के अंदर आपने क्या करना है। और क्योंकि आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें लड़कियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है एडिक्शन के अंदर, और बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है। पहले जो टाइम था कि कोई एक चीज़ अगर आपको कोई परचेज़ करनी है, एडिक्शन नशे की कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो आपको सोचना पड़ता था कि कहाँ से मिलेगी और क्या एनवायरनमेंट होगा उसका लेने का, और वहाँ पे क्या होगा, और ये सारी चीज़ें। अब जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली एक्सेस हैं। आप जिम में जा रहे हैं, आपको इजीली ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। बच्चे जा रहे हैं, बच्चे 13 साल का 10 साल का बच्चा है, वो अगर आइस ले रहा है और वो चर्च इजीली यूज़ कर रहा है और उसको नॉर्मल एक्सेस है, तो इसका मतलब है कि जिस तरह के हम लोग माशरे में चले गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें में, तो यही सारी मेन इश्यूज़ हैं कि ज़िंदगी की बहुत मुश्किल बना दी गई है। इतनी मुश्किल है नहीं, अगर हम जीना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को इजीली कर सकते हैं। लेकिन यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल हमारा नाज़िमाबाद में है, नाज़िमाबाद
3 नंबर पर। तो यहाँ पर का इन्वायरमेंटल माहौल हम बहुत अच्छा देते हैं। राइट। दूसरा, फिर जो हमारे पास रिडक्शन के पेशेंट होते हैं, साइक के पेशेंट होते हैं, उनके लिए स्पेशल वार्ड्स हमारे पास बने हुए हैं जो हम right. पेशेंट्स को बाहर नहीं आने देते। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, फिर हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम है। फिर जो हमारे पास स्टाफ है वो ट्रेंड स्टाफ है इस चीज़ का। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वैस, इसके ऊपर मैं मजीद आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक मैंने यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद ये डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। दो बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और ये जो बीमारियां हैं, एक तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं, लेकिन ये सोचने का तरीका है और ये जो कुछ अभी हो रहा है इर्द गिर्द, इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर वैस और डॉक्टर शफीक यासीन साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर वैस से ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहा था। जो ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं वो यकीनन इसको देख रहे होंगे। डॉक्टर वैस, हॉस्पिटल के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक लोगों को नहीं पता कि ये एक प्लेस ऑफ जैम है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाकर एक रिलीफ मिलेगा, एक ट्रीटमेंट मिलेगी। और ये ट्रीटमेंट वो वाली शायद ट्रीटमेंट नहीं है जो आप देखते हैं कि एक जगह पैनिक होता है, इधर उधर भाग रहे हैं इमरजेंसीज एंड ऑल। ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें जाकर आप रिलैक्स होते हैं। क्या वाक़तन ऐसा ही है? ये सर बताइए। बिल्कुल। हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हम प्रॉपर तरीके से, हमारे पास सीनियर कंसल्टेंट मौजूद हैं। डॉक्टर शफीक साहब खुद पेशेंट्स देख रहे होते हैं। दूसरे मज़ीद डॉक्टर्स हमारे पास हैं। फिर हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट होती हैं जो पेशेंट्स को काउंसलिंग के ज़रिए भी हम देख रहे होते हैं। अगर वो साइकियाट्रिक का पेशेंट है, मेंटली डिसऑर्डर का है, तो उसको मेडिसिन के साथ साथ मेंटली थेरेपी भी दी जाती है। ठीक है। फिर ये सारी चीज़ों के साथ साथ मेडिकेशंस उनकी चल रही होती हैं। फिर अगर वो एडिक्शन का पेशेंट है, बच्चे हैं आजकल, छोटे बच्चे नशों के अंदर चल रहे हैं, एडिक्शंस में चल रहे हैं, फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी हमारे पास स्पेशल वार्ड्स हैं, फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी, ताकि उनका मज़ीद अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके। हमारे हॉस्पिटल में समझ लेंगे हर एक पॉइंट पे कैमरेज हैं। हम कैमरे में 24 आवर्स उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं कि अगर हम घर में हैं तो हमारे पास एलसीडीज के ऊपर वो चल रही होती हैं चीज़ें कि हॉस्पिटल में क्या है, और नाइट में भी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, स्टाफ अवेलेबल होता है। तो हम प्रॉपर मेंटली तौर पर भी और ड्रग एडिक्शंस वालों को भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। और मुख्तलिफ तरह के हॉस्पिटल्स हैं जो इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स हर जगह से आती हैं कि पेशेंट्स को बांध दिया जाता है, मारा जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी जगह से हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं कि पेशेंट वहाँ पर 15 दिन एडमिट रहा जी, उन्होंने तो बांध दिया था और इंजेक्शंस लगाते थे, खाने को नहीं मिल रहा होता था। तो हमारा स्पेशल मेन्यू होता है खाने का। 3 टाइम का खाना डॉक्टर शफीक ने अपने घर से, इनके स्पेशल कुक हैं जो हॉस्पिटल के लिए स्पेशल खाना बनाते हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि हम बाहर का खाना परचेज नहीं करते, ताकि किसी किस्म का भी कोई अनहेल्दी फूड पेशेंट्स को ना दिया जाए। तो स्पेशल चीज़ें घर से तैयार की जाती हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। फिर मेडिकेशंस हैं, प्रॉपर तरीके से ड्रिप्स लग रहे होते हैं, प्रॉपर मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शंस दिए जा रहे होते हैं, ताकि जो वीकनेस आती है ट्रीटमेंट के अंदर वो पेशेंट्स के साथ ये इश्यूज़ ना हो। फिर प्रॉपरली मैं विजिट कर रहा होता हूँ, पेशेंट्स को मेंटली तौर पे भी देख रहे होते हैं, हेल्दी के ऊपर भी देख रहे होते हैं। फिर हम बेस लाइन टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जो ड्रग एडिक्शंस के पेशेंट होते हैं उनके किडनीज, लीवर्स अक्सर इफेक्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो एडिक्शन ले रहे हैं, शराब है, ड्रिंक्स वगैरह जिस टाइप की चीज़ें ले रहे होते हैं, तो यही सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा एक जो इशू इस टाइम चल रहा है, आजकल शीशा था पहले, वो एक उसका अलग से एक शेप थी उसकी, यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन अब वही चीज़ें एक पेन की उसमें आ गई हैं कि वो बच्चों ने पेन वेब की शक्ल में है कि वो यूज़ कर रहे हैं। और घर वाले अगर कोई पूछे तो ये क्या है, तो घर वालों को ये फ्लेवर है, कुछ भी नहीं है और ये कुछ नहीं है, इस टाइप की चीज़। अब वो घर वाले बेचारे उनको इतनी हाउनो नहीं होती, लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, या इस टाइप की चीज़ें जो चल रही होती हैं, वो इजीली घर में यूज़ कर रहे होते हैं और घर वाले पूछते हैं नहीं एक फ्लेवर है तो कुछ नहीं है। इट्स मोर हार्मफुल देन सिगरेट। ये जो सिगरेट है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है अगर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें यहाँ पे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि घर वालों को नहीं पता, वो बच्चे बैठ के उसको स्मोक कर रहे हैं, कि ये हार्मफुल नहीं है, तो याद रखें सिगरेट से ज़्यादा हार्मफुल है। बिल्कुल ऐसा ही इसी तरीके से है।
तो बिल्कुल इसी तरीके से है। और लोग अक्सर, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम पहले हुआ था इस टॉपिक पे, तो मैंने ये पे बात की थी शीशे से रिलेटेड, तो मेरे तक भी कई चीज़ें आई जो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहब शीशा तो नुकसान नहीं देता, ये तो वो है, ये तो फ्लेवर है। तो घर में बैठ के फैमिली में लोग मेंबर्स आ रहे हो, शेयर कर रहे हैं, अब माशाल्लाह। उनके बारे में चीज़ें ये हैं कि देखें, अब नॉर्मली बच्चे हैं, घर से निकलेंगे, रोड पे स्मोक करते हुए जा रहे हैं, उनसे कोई पूछे तो ये फ्लेवर है, कुछ भी नहीं है। अगर इतना ही फ्लेवर है तो ले क्यों रहे हो? बिल्कुल ऐसा जब ही। इसमें कुछ नहीं है तो अच्छा, फिर आप ये आपने लेंगे। बड़ा अच्छा किया कि ये इसकी निशानदेही, ये फ्लेवर है। वो खासतौर पे हमारे एक दोस्त हैं, वो डायबिटिक हैं, तो वो ये जब उन्होंने कहा कि मैं स्मोकिंग क्विट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, अब यकीन करें इसको इस्तेमाल करने से उनकी शुगर मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि जो फ्लेवर होते हैं ना, इसकी भी वैल्यूज़ ऐसी हैं कि इसमें भी शुगर का कंटेंट होता है, जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा। डॉक्टर साहब, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, न्यूजीलैंड के अंदर आपने सारी चीज़ें देखी हैं, तो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बड़ी पीसफुल हैं, लाइक न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो जैसी पीसफुल जगह तो दुनिया में नहीं है, कि वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो रिक्वायरमेंट की तरफ तो बाद में आऊँगा, लेकिन वहाँ का क्या सूरत हाल है? ख़ासतौर पे हाउसवाइफ ये सवाल करती हैं कि उनको फ्रीक्वेंटली विज़िट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामला हैं वो जो डिस्कस नहीं करते हमारे यहाँ। अभी इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। जी, क्या ऐसा है? बिल्कुल। एक तो ये कि अवेयरनेस वहाँ पे बहुत है, एजुकेशन बहुत है मेंटल हेल्थ के हवाले से। थोड़ा सा इशू भी होता है, दे टेंड टू गो टू देयर फैमिली फिजिशियन, वहाँ से वो साइकियाट्रिस्ट के पास इजीली आ जाते हैं। माइल्ड एंजाइटी इश्यूज होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप में इमोशंस होती है, तो ये उनको दूर ज़्यादा बिगड़ने नहीं देते, वो आके अटेंड करते हैं, एंड दैट हेल्प्स। क्योंकि कई दफ़ा आप एक पॉइंट पे अगर हेल्प लेते हैं तो कई चीज़ें होने से बच जाती हैं। तो वहाँ पर अवेयरनेस एजुकेशन के हवाले से बहुत काम है, हो रहा है, और पहले बहुत हो चुका है, हमसे वो बहुत आगे हैं इस सिलसिले में। कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पर है कि एक साइकियाट्रिस्ट को बताया तो उनको पता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये इससे आगे नहीं जाएगी। और यहाँ पर यही चीज़ें नहीं समझ आती लोगों को कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं तो वो जो भी बातें करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल है, अगर वो चाहेंगे तो हम किसी फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच की होती है। और अगर उनको ये सिक्योरिटी मिल जाती है तो शायद वो खुल के बात भी करें। फिर दूसरा ये कि वो पहले से जो एक इम्प्रेशन लेके पाकिस्तान में आते हैं ना, वो इम्प्रेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू क्या जो रियलिटी है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। क्योंकि बात वही अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि पाकिस्तान में सोचते हैं कि यहाँ पे लोगों को बांध देते हैं, या फिर माहौल ऐसा होता है कि शॉक ट्रीटमेंट लगते हैं पेशेंट को, या रेडिकल ट्रीटमेंट, और ये मैं आऊँगा तो पहले से वो एंजाइटी का शिकार, स्ट्रेस का शिकार है, और प्लस वो साइकियाट्रिस्ट के पास ये सोच के आ रहा है तो उसको और एंजाइटी बढ़ेगी, या तो जाएगा ही नहीं, या वो कहेगा कि भाई मुझे इलाज ही नहीं कराना। तो बिल्कुल अनलाइकली जब वो आते हैं तो अच्छी एनवायरनमेंट, जैसे हम बैठे हुए हैं सेम टाइप की सीट्स पे बैठ के आराम से डिस्कस करते हैं। साइकियाट्रिस्ट का टाइम होता है कि वो आराम से सुने पेशेंट्स के साथ, एम्पथाइज करे, समझे कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम है। एक डायग्नोस्टिक पे आने से पहले एक असेसमेंट करे कि भाई इसकी क्या एटियोलॉजिकल रीजंस है, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है, और फिर कि क्या इसका प्रॉपर मैनेजमेंट है। और सिर्फ ये नहीं कि दवाएं लिख के भेज दी, उसका साइको सोशल मैनेजमेंट भी क्या है। कि ब्रॉडली हमारा एम यही है यासीन में हॉस्पिटल में कि हम ट्राई करते हैं कि बायो साइको सोशल मॉडल पे लेके चलें। ये नहीं कि सिर्फ दवाएं लिखी और पेशेंट को भेज दिया, कि हो सकता है कि रिलेशनशिप इशूज़ हों, हो सकता है कि माँ बाप के साथ उसका रिलेशनशिप था ना, काम के हवाले से जो है स्ट्रेस आ रहा हो, कोई और इश्यूज आ रहे हों ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट आया हो, या पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हों कोई भी। अब ट्रॉमा बहुत कॉमन रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह से पिछले हालात रहे हैं पिछले कुछ डिकेड्स में, तो कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पे अगर आप डील नहीं करें और सिर्फ दवाइयाँ लिख के भेज दें तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब तक आप उसके कॉज और रूट तक ना जाएं। एग्जैक्टली। और यही पहुंचने के लिए ट्राई करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, और फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है। भाई डॉक्टर साहब, बहुत सारे केसेस आते हैं, ओबेसिटी के ख़ास तौर पर लोग आते हैं। अब ये समझ में आता है कि लोग पहले किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं। अच्छा, ये भी कल्चर अभी इतना ज़्यादा नहीं वो हुआ है, वैसे तो होता ही है कि वर्ड टू माउथ, अगर किसी ने देखा कि उसकी बॉडी पे चेंज आया, उसने दूसरे के साथ शेयर किया, उसने फिर तीसरे के साथ, और उसको अडॉप्ट कर लिया, ये एक आम वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है, हो सकता है कि मैं इसके अंदर गलत हूँ, आप इसको बेहतर समझते हैं, कि अगर ये किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया जाए को हो सकता है, बल्कि बहुत मुमकिन है कि ये जो हमारी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हुई हैं ये किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ही हो।
क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान को अल्लाह ने जब एक दिमाग दिया है कि उसके अंदर एक ऐसी इनबिल्ट चीज़ है कि वो हर चीज़ पे उसको सेल्फ कंट्रोल है, तो वो कैसे इसको नहीं कंट्रोल कर सकता। दैट मीन्स कि पीछे कोई गड़बड़ है, उसके यहाँ पर कुछ चल रहा है। तो क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि अब तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास अगर कोई शख्स आता है तो मैं उसको पहले कहूँगा कि जाके किसी ऐसे डॉक्टर से रब्ता करो ताकि वो डायग्नोज करे कि एक्चुअली कि क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, या तो बहुत ज़्यादा आपने खाना शुरू कर दिया है या बहुत ज़्यादा आपने कम खाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है ये। और कंफर्ट ईटिंग जिसे हम कहते हैं, इट्स वेरी कॉमन। यस साइकोडायनेमिकली जब एक लॉस होता है इंसान को दिमाग के अंदर, तो वो इंसान उसको रिप्लेस करता है फूड के साथ। जी और फूड जो है वो ज़्यादा खाना शुरू करता है। जी तो कई दफ़ा डिप्रेशन में जब इंसान जा रहा होता है तो ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। चेंज हो जाती हैं बिल्कुल। बिल्कुल क्रेविंग होती है चॉकलेट्स की, शुगर जी की। जी और फिर वेट बढ़ना शुरू होता है। जी अब फैमिली देख रही है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि क्या इशू है। वो समझ रहा है कि ये जो है ना, मेरा बच्चा जो है ज़्यादा खा रहा है, मोटा होता जा रहा है, लेकिन क्या वजह है? अंडरलाइन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो है वो उसको नज़र नहीं आ रहा होता। नहीं आता बिल्कुल। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, टाइम पे जाएं, तो वो उसको अगर एवेल्यूएट करे और टारगेट करते हुए उसको मैनेज करे साइकोथेरेपी के साथ, कुछ मेडिकेशन के साथ, और डिप्रेशन लिफ्ट हो, एंजाइटी बेहतर हो, स्ट्रेस कम हो, तो ऑटोमेटिकली ईटिंग कम हो के नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो बात तो ये है ना कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत गहरा ताल्लुक फिजिकल हेल्थ के साथ है। यस बिल्कुल और ठीक है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, और दूसरी ये चीज़ नहीं समझेंगे कि मेंटल हेल्थ भी एक साइंस है। ब्रेन भी बिल्कुल एक ऑर्गन बिल्कुल है, जैसे किडनी है, एग्जैक्टली हार्ट है। सबसे तो बड़ा उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन न्यूरोकेमिकल है। चेंज आता है तो उसकी करेक्शन नहीं होगी, तो हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगे। जी हमारे कल्चर में सबसे बड़ा डिलेमा यही है कि हम मेंटल हेल्थ को साइंस नहीं समझ रहे नहीं हैं। समझते। ऑर्गन, ब्रेन को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन नहीं समझ रहे हैं। जी हार्ट को समझ रहे हैं, बाकी ऑर्गन्स को समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ इमोशनल इश्यूज आते हैं, ये दवाइयाँ हैं, साइकोथेरेपी है, जो कि केमिकल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करती हैं, राइट डायरेक्शन पे लेके जाती हैं, और उससे पेशेंट बेहतर होते हैं। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं, नाम नहीं लेंगे वरना पता चलता है कि लोग कहीं से आज लेने के लिए पहुंच जाए, कि वो एक मेडिसिन से आपकी जितनी नेगेटिव थिंकिंग है उसको ख़त्म किया जा सकता है। और डॉक्टर नोज बेटर। अब ये डॉक्टर साहब के पास आप जब जाएंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि क्या है और वो किन मरीज़ों को लेने की ज़रूरत है। ये भी याद रखें कि हर मरीज़ जो है वो नहीं हमारी एंटी एंजाइटी पिल्स जो हैं वो लेना शुरू कर देता है। खुद से ये सेल्फ डायग्नोसिस होता है। जो बंदा परेशान है वो कहेगा जी मुझे एंजाइटी है, तो मैंने जो है वो एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर दिए हैं। इस तरह की मेडिसिन ये इंतहाई हार्मफुल हैं, हाईली एडिक्टिव हैं। उसके ऊपर लिखा भी होता है, लेकिन वो हमारी क्योंकि आदत नहीं है। अब ये टॉपिक ऐसा हो गया कि इसके ऊपर एक और प्रोग्राम यहाँ से जो है वो शुरू किया जा सकता है, और यकीनन करेंगे भी। ये हमारा आपसे वादा है कि डॉक्टर साहब को हम यहाँ पर एवरी नाउ एंड देन जो है वो बुलाते रहेंगे और उनसे इन तमाम मामलों पर डिस्कस करते रहेंगे। डॉक्टर शफीक यासीन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर अवैस, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं ज़रा इस हॉस्पिटल के हवाले से मज़ीद कुछ चाहूँगा जानना, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम होगा तो इस पर ज़रूर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। वेल नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।